अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम आपकी खिदमत में दोबारा मैं हाज़िर हो रहा हूँ। रमज़ान शुरू हो गया, पहली रमज़ान थी, पहला रोज़ा मुकम्मल हो गया। सब लोगों को आपको रमज़ान मुबारक हो, रमज़ान करीम। तो आज का मैं टॉपिक था, पहले शुगर के बारे में मैंने बताया था, सल्फोनाइल यूरिया, उसके बारे में, ग्लाइसेमिक कंट्रोल के बारे में। एक फ्रीक्वेंटली टेस्ट लिखा जाता है HbA1c, मुख्तलिफ नाम है इसको, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं 1C, और इसका ग्लाइकेटेड भी है, तो ग्लाइकोसोलेटेड भी नाम है। HbA1c लोग कॉमन जानते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया। मैं तो इस टेस्ट को इतना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ये इसकी हिस्ट्री है 19 आई थिंक 55 से लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा कोई जानकारी जैसे कहते हैं हासिल की है, और 19 कुछ 70s में इस्टेब्लिश हो गया था इसका रोल। एक साइंसदान होते थे, वो PhD स्कॉलर हैं, वो एंथनी सेरेमी के नाम से, 1976 ने उसने कहा था कि ये जो शुगर के ऊपर इसका जो शुगर का जो रेड सेल के ऊपर यानी हीमोग्लोबिन के ऊपर इसका जो इम्प्रेशन होता है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी एस्टिमेशन के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए। तो ये दो तरह के इसके जो लोगों ने रीडिंग होती हैं, ये एक तो यूनिट्स एंड DCC ट्रायल के मुताबिक इसको परसेंटेज में कहा जाता है, और मिली मोल पर मोल जो है ना IFCC, ये दो मुख्तलिफ तरह की मॉनिटरिंग्स हैं जिसके मुताबिक होते हैं। तो लोग नॉर्मली कहते हैं कि इसको दोनों यूनिट्स में रिपोर्ट करना चाहिए। होता यह है कि हमारा जो रेड सेल है, रेड सेल का ज़िंदगी हमारे जिस्म में 110 से लेके 120 दिन तक सर्वाइवल है। तो ये इनको पता चला था साइंसदानों को 1955 से, फिर इस्टेब्लिश हो गया था 1970s में, एंथनी सेरेमी ने इसको इस्टेब्लिश किया। फिर ये 1990 में ये स्टैंडर्डाइज हो गया, इसको लोग करते हैं। तो ये है कि ये काफ़ी कॉस्टली टेस्ट है, बहुत फ्रीक्वेंटली हमें नहीं करना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। पहले ये समझ लें कि इजी टू डू टेस्ट है। 9 मिनट्स के अंदर ऑफिस की सेटिंग में ब्लड ले लें, तो उससे आपका परसेंटेज में इसके बारे में नो हाउ हो जाता है। तो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। इसके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। कभी तो ऐसे होता है कि हम उसके ऊपर कुछ चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं जो जिससे रीडिंग ज़्यादा होती है, कम होती है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल ये समझ लें कि ये आजकल डायग्नोसिस में भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट वही ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, उसको भी मैं थोड़ा सा टच करूँगा आप इसके लिए। तो ये समझ लें कि ये इसकी नॉर्मल रेंज उन्होंने बता दी है कि नॉर्मल ये है 5.7% है, और जो इम्पेयर्ड है 5.7 से लेके 6.4% तक है। यानी उसका मतलब ये है कि अगर आप करें इसको तो लेस देन जो है ना, आप समझे कि 126 से नीचे तो डायबिटीज़ लेबल नहीं करते, नॉर्मल जो हम लोग मेजर करते हैं मिलीग्राम में। लेकिन इसके अंदर 6.5 पे लेबल कर देते हैं, 6.5 से नीचे इम्पेयरमेंट भी है, और अगर 5.7 से नीचे है तो कहते हैं कि डायबिटीज़ नहीं है। तो मुख्तलिफ तरह के हैं ये। लाजमी हम नॉर्मली, मैं पहले सुना करता था और देखा भी करता था मिली मोल्स में कि अगर आपका 6 आया तो उसको 18 से ज़रब दे दी तो एवरेज कंट्रोल। ये हकीकत में सही नहीं है। अगर आपका जो है ना, आप समझ लें अगर 6% HbA1c है, तो शुगर की वेरिएबिलिटी जो जिसम में हो सकती है 100 से लेके 152 तक है। और अगर 8 है परसेंटेज है यानी 6.5 है, तो ये 147 से लेके 217 तक इसकी शुगर की रेंज होती है। तो इसलिए इसको मेजर करते हैं। मैं तो पसंद ज़ाती तौर पे इतना नहीं करता क्योंकि कॉस्ट बड़ी है इसके। मैंने बताया था कि एक्चुअली क्योंकि रेड ब्लड सेल के ऊपर उसका इम्प्रेशन होता है, हीमोग्लोबिन के ग्लाइकेशन के साथ इसका ताल्लुक है, तो इसके अंदर वेरिएबिलिटी हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे जो इसका लेवल कम होता है, ये इतना सॉलिड वो नहीं है जैसे शुगर कर ली और आपका वो कहा गया जी 140 है, तो वो इसके अंदर अप एंड डाउन होता है। मसलन खून की कम, हीमोलिटिक एनीमियाज हैं जिसके अंदर खून का डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके अंदर इसकी रीडिंग फॉल्सली कम नज़र आती है।
फिर आयरन से भी इसका ताल्लुक है, आयरन की कमी वमी हो जाए तो उसके अंदर भी इसकी रीडिंग जो है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा कम दिखाता है ये। इसी तरह एरिथ्रोपोइटिन है जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ में वो देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, लोग अवेयर हैं उससे, वो भी अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके अंदर भी इसकी रीडिंग जो है ना नॉर्मल से कम नज़र आती है। फिर विटामिन सी के लेवल जो है ना उससे भी इसकी रीडिंग कम हो। आपको पता है कि वो विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल नॉर्मल विटामिन होते हैं, इनसे भी इसकी फॉल्सली लो रीडिंग होती है, क्योंकि ये दोनों विटामिन जो जो हीमोग्लोबिन की ग्लाइकेशन पे इफेक्ट करते हैं। फिर ब्लीडिंग हो जाती है कहीं से किसी किस्म की, उससे भी HbA1c का लेवल लोअर साइड पे आता है। प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के अंदर भी जिसका प्रोसेस है उसके अंदर भी इसके लेवल नॉर्मल से थोड़े से लो होते हैं। इतना वो 100% परफेक्ट नहीं है। दूसरा इंक्रीज लेवल होते हैं कुछ चीज़ों के साथ, जैसे रेड ब्लड सेल अगर नॉर्मली 120 दिन में से ज़्यादा सर्वाइव करते हैं तो उसके अंदर इनकी फॉल्सली हाई रीडिंग आती। फिर स्प्लीनेक्टमी कर दी, किसी की तिल्ली निकाल दी गई है पेशेंट के थ्रू, उसके अंदर भी रेड ब्लड सेल का सर्वाइवल ज़्यादा हो जाता है तो रीडिंग फॉल्सली ज़्यादा आती है। फिर इसके हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है जिसके अंदर रेड सेल का स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं, उसका सर्वाइवल बढ़ जाता है तो अगेन उसकी रीडिंग ज़्यादा आ सकती है। तो ये जो है ना बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ है, और कॉस्ट का ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो कुछ चीज़ें आपकी नॉर्मली लोग कहते हैं कि अगर आप 45 पे हैं तो एक बार HbA1c करवा लें। अगर आपकी उम्र 45 से कम है और ओबेसिटी है फिर भी करवा लेना चाहिए। फिर भी कहते हैं लाइफ में अगर आपने हो गया तो साल में एक बार करवा लें। आई डोंट पर्सनली, मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा ख्याल है कि आप शुगर एज गुड एज ये कर लें। अगर बहुत शक है तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आजकल 75 ग्राम ग्लूकोज का उससे करवाया जा सकता है। तो नॉर्मली जो है ना उसके मैं फिर दोबारा कहूँगा वो मैं बाद में कर लेता हूँ। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है ना उसने 6.5 इसलिए रखा है इसका लेवल के 6.5 से ऊपर परसेंटेज इसकी HbA1c होने से रेटिना में चेंजेस आ जाती हैं, तो रेटिना डैमेज होना शुरू कर, इसलिए उन्होंने कहा कि 6.5 का लेवल ठीक है। और इसके अलावा जो एडवांटेजेस इसके हो सकते हैं, एक तो ये है कि पुराना कंट्रोल जाहिर करता है, और इसका एडवांटेज यही है कि फास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब मर्जी जिस वक्त मर्जी ले लें। तो ये पिछले कोई 1 से लेके 3 माह तक लोग कहते हैं 3-4 माह के बाद करवाया करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना फ्रीक्वेंट नहीं कराना चाहिए। आपका ग्लूकोमीटर इज़ गुड इनफ, उससे कर लें वो भी अच्छा है, क्योंकि इसके पर रेड ब्लड सेल का वो कहते हैं 3 से 4 माह हैं, क्योंकि बहुत अगर मंथली बेसिस पे करें तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता। तो वो 1 मंथ इसका एक्चुअली जो मोर क्लोजर टू 1 मंथ इसकी रीडिंग अच्छी होती है। तो जो देर होती है 2 महीने 3 महीने तो इसकी रीडिंग्स में अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो लेबॉर्ट्री का जो है ना कॉस्ट बड़ी है। मैं तो हैरान होता हूँ, अल्लाह ने हमारे ज़कात लगाई है 2.5% लगा दी, और हमसे वो भी मेजॉरिटी से हमसे दी नहीं जाती। कितना है, और यहाँ पे आपका जो है ना ये कई सौ गुना चार्ज कर रही हैं। कोई कंट्रोल नहीं है लेबॉर्ट्रीज के ऊपर। वो कहते हैं जी कि ये इक्विपमेंट का प्रॉब्लम है। फिर यह है कि बहुत लोग अवेयर नहीं हैं, अवेयर भी हैं तो करवाते नहीं हैं। ज़ाहिर कॉस्ट ज़्यादा है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा नहीं है, या उनकी परचेजिंग पावर जैसे कहते हैं वो अफोर्ड नहीं करते, इसलिए कम कराते हैं, इसलिए कॉस्ट हाई हो जाती है। और इनका कंट्रोल कोई नहीं है। हमारे यहाँ अथॉरिटीज़ बन जाती हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। आई एम नॉट अवेयर कि इनके कोई लेबॉर्ट्री की भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब कबाहत यह है कि जो अथॉरिटी बनती है वो उसके अंदर करप्शन शुरू हो जाती है, उसके अंदर माल बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उनसे जो ओरिजिनल लोग हैं ड्रग्स वाले वो उनसे साजबाज कर लेते हैं। हो सकता है लेबॉर्ट्री वाले भी साजबाज करना शुरू करें। ये तो बस वही बात है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो कम से कम प्राइस रखनी चाहिए। लेबॉर्ट्री वालों को खुद ख्याल करना चाहिए कि कुछ लोगों ने एक बार कराची में एक प्रोग्राम हो रहा था, एक साहब उन्होंने बहुत महंगी महंगी मशीनें ला के तो उन्होंने
कहा था कि बहुत इसका प्राइस जो एक्चुअली जब सॉल्व किया गया तो उसने पूरा कैलकुलेट करके बताया था कि ये लेस देन 200 में ये इस पे टोटल खर्चा आता है। तो आप देखें कि यहाँ पे अब आजकल कोई 1000 रुपया से कम कोई भी नहीं है, 1500 से 2200 हैं। कुछ लेबॉर्ट्रीज और ज़्यादा नाम के अपने नाम के ऊपर कमा रही हैं, वो 3-3 हज़ार भी ले रही हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादती है, बहुत गलती है। फिर हम इसका तरीका ये होता है कि हम कम करवाएंगे। तो अगर कॉमन हो जाए कोई 200, 300, 400, 500 में, तो लोग ज़्यादा करवाएंगे। तो लिहाजा ये बस ऐसा चीज़ है कि जो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, कोई कंट्रोल कोई नहीं है। तो मैं तो इसको कहता हूँ कैसे पैसे का ज़िया है बार बार करवाना। तो कभी दिल करे तो करवा लें। मैं तो लोगों से कहता हूँ मैंने तो देखना भी नहीं, आप करवा के आएंगे, आप शुगर का ग्लूकोमीटर से कर लें। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वही ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, जो कि नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को लेबोरेटरीज को अवेयरनेस ही, वो करवाते नहीं है। पुराने ज़माने में तो जीटीटी कहते थे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज दे के आधे आधे घंटे बाद पहले फास्टिंग कर लेते थे, उसके आधे आधे घंटे बाद 5-4 रीडिंग लेते थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट वही हो गया कि 75 ग्राम ग्लूकोज से टेस्ट करते हैं। लेकिन उसकी जो हमें पता होना चाहिए, लेबोरेटरीज को भी पता नहीं है हमारी। मैं एक जगह बैठा देख रहा था, सुन रहा था, तो उन्होंने उसको बुला लिया, उसको फास्टिंग लिया, उसके बाद 75 ग्राम दे के, और उसके बाद उन्होंने दो सैंपल ले लिए। तो मैं कह रहा था कि इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आपने उसको तकरीबन कोई 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम्स तक उनको कार्बोहाइड्रेट पहले 3 दिन तक लेने हैं। अब कौन मैयर करके उनको कार्बोहाइड्रेट देगा? तो नॉर्मली मैं तो कहता हूँ उनसे कि आपने 3 दिन तक नॉर्मल डाइट लेनी है। कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि मेरा शुगर का टेस्ट होने जा रहा है तो आप शुगर कम कर दें। जो नॉर्मल खाते हैं वो खाते रहें, सुबह फास्टिंग में जाएं, और अपना जो है ना कैपिलरी ब्लड में आपने वीनस ब्लड देना है, और वीनस ब्लड देने के बाद 75 ग्राम ग्लूकोज देना है। उसको 300 सीसी पानी में, 300 सीसी पानी में मिला के पी लेना है। और फिर जो है ना उसकी रीडिंग 1.5 घंटे में ले लें, और एक और रीडिंग लेना शुरू कर दें। तो उसके मुताबिक आप कर लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट शुगर देख रहे हैं, फास्टिंग अगर 126 से नीचे है, तो इसका मतलब है कि वो डायबिटिक नहीं है। अगर उसकी रीडिंग इससे ज़्यादा हो जाती है तो वो इसका मतलब है डायबिटिक है। वो नॉर्मली इस ग्लूकोज के अंदर वो वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करता है। ये कहते हैं कि अगर आपने नॉर्मल ये है कि लेस देन आपका 140 है, और आपका HbA1c 7.8% है, और अगर आपका इम्पेयर्ड वो है कि जब 140 से लेके 199 तक आपका शुगर है तो इम्पेयर्ड है। और अगर HbA1c में देखें तो 7.8 से लेके 11% तक वो कहते हैं कि स्टिल ये नॉर्मल है। और जब आप डायबिटीज डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए आपको जो मिलीग्राम में 200 को क्रॉस कर जाए, या आपका HbA1c 11.1% में आ जाए। ये HbA1c जो है ना वो उसको उसमें ले लेते हैं, जिसको 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तकरीबन वही आ जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इसको कर लेना चाहिए। अकेला एक 6.5 को देख के या 6.4 पे परेशान नहीं होना चाहिए। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर लें, वो आसान टेस्ट है, मेरे कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये ज़रा इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मर्जी है, लोग करते हैं। हर डॉक्टर जिसको शुगर ट्रीट भी नहीं करता, सबसे पहले वो HbA1c लिख देते हैं। तो जो कि उनको ये एहसास नहीं रहता कि ये बहुत महंगा टेस्ट है, लेबॉर्ट्रीज की अपनी बादशाहत है। वो जो लेबॉर्ट्री जो चाहे अपना रेट लगाती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये टेस्ट इम्पोर्टेंट हमारा आर्मामेंटेरियम तो है, लेकिन इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है, लोगों की जो है ना वो जेब पे डिपेंड करता है कितना अफोर्ड करते हैं। हर 2 महीने बाद लोगों ने करा के बैठे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल के ऐसे करना चाहिए। बहरहाल ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, बहुत सारे लोग इससे मुत्तफिक नहीं होंगे। तो ये भी आप समझें कि एक मेरा छोटा सा मैंने कहा इसके बारे में बता देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।